कोरोना की तीसरी लहर अभी पूरी तरह से आई नहीं है कि इसकी आहट देश में लोगों के दिलों में जा घुसी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा समय में ज्यादातर घरों में बुखार के मामले आ रहे हैं और इससे घर के सभी लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। लोगों में दुविधा है कि क्या यह वायरल है, कोरोना है या डेंगू है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के ईडीएमसी के स्वामी दयानंद अस्पताल की एक डॉक्टर की टीम है जो लोगों को इस दुविधा से बाहर निकालेगी कि वायरल, डेंगू और कोरोना में क्या अंतर है और तीसरी लहर को लेकर हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। देखिए यह रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनिल सैनी, सीनियर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एट स्वामी दयानंद। सर, ये जो अभी मुद्दा हमने यही उठाया है कि वायरल, डेंगू, कोरोना, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा लोगों को ब्रीफ कीजिए कि ये तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और इस टाइम जो वायरल इस टाइम चल रहा है वो लगातार लोगों में फैलता जा रहा है। घर में किसी एक को होता है, सब चपेट में आते हैं। जैसे अभी पिछले एक साल से हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, जो कि एक पेंडेमिक फॉर्म में थी। कि पेंडेमिक का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी चल रही थी। अब थोड़ा सा जो सेकेंड वेव है उससे हम थोड़ा सा इजाद पाया है, परंतु थर्ड वेव एंटिसिपेटेड है कि उसमें बच्चों में और बड़ों में सब में वो आ सकती है। परंतु इसके अलावा अब जो सीज़न है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वाला सीज़न चालू हो गया है, जो कि बरसात के बाद हुआ करता है, जिसमें कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाली बीमारियां या अदर वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू वायरस वो भी होता है। इन तीनों बीमारियों में डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और बट उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। परंतु फिर भी हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है, जिसके जरिए हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। डेंगू सीज़न के अंदर कॉमनली जो ये बीमारी होती है वायरस से ही होती है, परंतु इसमें एक वेक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसको कि जो कहते हैं कि मच्छर, जो एडीज मच्छर, उसकी वजह से ये फैलता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन का तरीका यही होता है कि हम उस मच्छर को ना पनपने दें। हम मच्छर को नहीं पनपने देंगे तो ये वायरस हमारे को अटैक नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हम मच्छर से बचने के और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पूरे बाजू के कपड़े पहनें, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में डेवलप करता है, तो पानी ना इकट्ठा होने दें। सिमिलरली मलेरिया के लिए भी हम ऐसे ही बचाव कर सकते हैं, परंतु मलेरिया का इलाज होता है, टाइमली इलाज करेंगे ठीक हो सकते हैं। डेंगू का भी अब डॉक्टर्स पूरा इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट मालूम है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या इस तरह करके हम इससे बचाव कर लेते हैं। हाँ, एक कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बचाव करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा परमानेंट या इफेक्टिव इलाज कहें वो अभी तक नहीं नज़र में आ पाया। कुछ दवाइयाँ जरूर हैं जो किसी में काम करती हैं, किसी में नहीं कर पाती हैं, बट सबसे अच्छा प्रिवेंशन का जो तरीका होगा वो मास्किंग। मास्क हर आदमी को यूज़ करना है, कहीं पे भी जाए, वो मार्केट में जा रहा है, वर्क प्लेस में जा रहा है, उसको मास्क और डबल मास्क यूज़ करें। दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीन अपनी पॉपुलेशन को लगा पाते हैं तो हम सबको इम्यूनिटी दे देंगे और वो फिर ये वायरस उस पर अटैक नहीं करता। तीसरा, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, एक सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है और हैंड वॉशिंग, ये बहुत इफेक्टिव इसमें रहता है कि हम समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, आँखों को, नाक को, मुँह को टच ना करें अपने हाथों से। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखें। जहाँ तक रहा कि इसमें वायरस में डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर आपको बुखार, खांसी ये सब होगा, और जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें नाक बहना, स्नीजिंग, ये वाले इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। कोरोना जो होता है दैट पूरी बॉडी को इफेक्ट कर जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर उसमें आ जाता है, पर नॉर्मल फ्लू में वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, कई बार इनमें डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है तो हमें टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। आई थिंक टेस्टिंग इज़ ए बेटर थिंग, बिकॉज अगर हम टेस्टिंग करते हैं और हमें कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो हम उसको स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। सर, आज पत्रकार के नहीं जनता के सवाल हैं, उसमें सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर उनको बुखार होता है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? क्या तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए कोरोना के लिए, या वेट करना चाहिए, या फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं? या फिर सबसे अच्छा रहता है कि हम अपना इलाज खुद ना करें। बेस्ट रहेगा हम एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर आपको चेक करने के बाद जो सलाह दे उसको हम फॉलो करें। वो सलाह में आपका इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जो लोग जैसे किसी को वायरल हुआ या हादसी होती है तो उन्होंने तुरंत पीसीआर में बहुत सी मेडिसिन से वो ले लेते हैं, तो उसको लेने के बाद भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, या फिर उसके 2-3 दिन खाने से भी काम लोगों का चल सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्ट करना तो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम अपने आप उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे ये कि ये बीमारी सीरियसनेस पे जा रही है कि नहीं। तो सर अब जैसे किसी घर में किसी के पास एक कमरे में लोग 3-4 लोग रह रहे हैं, किसी के यहाँ 2 कमरे में रह रहे हैं और एक को वायरल होता है, तो उस टाइम पे उनको क्या घर में अपने सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप टेस्टिंग कराएं, आइसोलेशन करें और उसके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको कर सकते हैं। और कहा किसी को वायरल है तो उससे सबको दूरी बना के रहनी दूरी चाहिए, बना के रखनी तो जल्दी इन्फेक्शन क्योंकि होता ये है। वायरस का इन्फेक्शन जो है रेस्पिरेटरी पैसेज के जरिए जाता है और अगर हम उस पर दूरी रखेंगे तो उससे कम होगा। तो सर अस्पताल में, स्वामी अस्पताल में आप खुद देख रहे हैं, लोगों को भी देखते हैं, तो यहाँ पर मौजूदा समय में ऐसे केसेस कोरोना के अभी आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं? प्रेजेंटली कोरोना केसेस बहुत कम है, हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है तो हम जो टेस्ट भी कर रहे हैं जिसमें सस्पिशन करते हैं वो टेस्ट करते हैं, तो प्रेजेंटली कोरोना केसेस हमारे पास नहीं आ रहे। तो सिर्फ करंटली केसेस किसके ज़्यादा आ रहे हैं, वायरल के या डेंगू के? वायरल तो सभी हैं, इस वक्त हमारे पास नॉर्मल जो फ्लू वायरस है उसके केसेस काफ़ी आ रहे हैं और कुछ केसेस डेंगू के भी सस्पिशन वाले आए हैं और अभी कन्फर्म कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर आदर्श हूँ। आप सर ने जो बताया, आप उनकी बातों से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि वायरल और डेंगू और कोरोना तीनों में कुछ सिम्टम्स अलग हैं या तीनों में ही अलग अलग चीज़ों को लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, हमने वायरल बोला, हमने डेंगू बोला और हमने कोरोना बोला, ये तीनों ही वायरल हैं, तीनों ही चीज़ें वायरल हैं, ठीक है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स में भी ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सर की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि अगर आपको इस सीज़न में इस तरीके से कुछ हो रहा है जिसके अंदर आपको बुखार हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है या जुकाम हो रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक चिकित्सक से मिलें, उनसे बात करें और वो जैसा आपको एडवाइस कर रहे हैं वैसा करें। क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम इसमें एक में दे सकते हैं, वो ही दवाइयाँ हम दूसरी बीमारी के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो अब अस्पताल में भी जब आप देखते हैं पेशेंटों को या पेशेंट आते हैं जी, तो आपको ऐसा कभी लगा कि भाई ये लोग कोरोना को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी ऐसा लगता है कोरोना खत्म हो गया, लोग साथ भी होते हैं, मास्क लगाते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी सेकेंड वेव के बाद में अब जब जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है तो लोग बागों में शायद एक आज़ादी की फीलिंग ज़्यादा आ गई है, तो इसीलिए लोग बाग थोड़े से असावधान हो रहे हैं और यही असावधानी हमारे थर्ड वेव की तरफ हमें जोर से ले जाएगी। तो इसीलिए मेरी तो यही आप सब लोगों को सलाह रहेगी कि आप ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया है, कोरोना हमारे दरवाजे पर है, ये आपकी मर्जी है, कोरोना अपनी जगह पे रहेगा, आप उसको बाहर से अंदर लेके आते हैं या नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में जब भी कोई आ रहा है पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं उनकी कोरोना के लिए, अगर कोरोना नहीं है तो फिर हमारे पास में आते हैं वो, हम यहाँ पे मरीज को देख रहे हैं, मरीज को देखने के बाद में भी अगर हमारे दिमाग में एक सस्पिशन उठा कि नहीं ये कोरोना हो सकता है तो हम उसकी दोबारा जांच करने के लिए भेजते हैं। कारण की जैसे अभी आपने बात किया थी कि एक घर है, घर के अंदर 4 लोग भाग हैं, 5 लोग भाग हैं, तो अगर किसी को एक को फ्लू है और बाकी 3-4 को फ्लू हो गया तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर किसी एक को कोरोना है तो वो बाकी 4-5 को भी कोरोना फैलाएंगे और वो बाकी 4-5 लोग होते हैं जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे जाकर वो कोरोना को फैलाएंगे। आप दोनों से ही एक सवाल है सर, तीसरी लहर जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है, उसके लिए मेन जो उसका प्रोटेक्शन है वो क्या होना चाहिए लोगों के लिए? तीसरी लहर का कि कितनी खतरनाक हो सकती है, ये अगर मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से चलें तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो सकता है और उसकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। खतरनाक का ये है कि इस एज ग्रुप में आ सकती है। अब सस्पिशन ये है कि ये शायद छोटे बच्चों में ज़्यादा हो जाए, परंतु बड़ों में भी रहेगी ऐसा नहीं है, पर छोटे बच्चों में कुछ ज़्यादा हो सकती है। उसके बहुत से मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन बच्चों में भी नहीं हो पा रहा और बच्चे अभी स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल खुलते हैं तो ये एकदम से फैलने के चांसेस हैं। तो सस्पिशन तो यही है कि अब इसको बचाने का तरीका वही आपको वैक्सीन कर रही हैं, मास्क यूज़ करना है, हैंड्स वॉश करने हैं, सैनिटाइजेशन करना है। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने जैसे बच्चों को लेकर बात की, बच्चों को बहुत सारा खतरनाक हो सकता है, वैक्सीन भी बच्चों की नहीं आई और अगर वैक्सीन आती भी है उतने आबादी में वाले बच्चों को लग भी नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं कि भाई अब घर में ही है, घर में रह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी एक आज़ादी छिन गई है, अब आने वाले समय में तीसरी लहर आई तो घर में क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे पेरेंट्स को बच्चों के माइंड को चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए?
पेरेंट्स के लिए देखिए ज़रूरी होता है कि बच्चा आजकल स्कूल का है तो वो सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं होना चाहिए कि उसे बच्चे के ऊपर छोड़ दें, पेरेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों को भी। और क्योंकि अब आजकल डेट में जब हम लहरों की बातें कर रहे हैं, जब हमारे पास में बाहर जाने के लिए कुछ नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि हम फैमिली में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करें, बच्चों को हम अपने सपोर्ट करें, थोड़ा उनके साथ में इंटरेस्ट लें, थोड़ा उनको हम प्रिवेंशन के बारे में बताएं। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा अगर कल को स्कूल जाता है या घर से बाहर निकलता है तो वो पहले की तरह ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो टैगलाइन जो हमारी होती है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।